Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 4. Chapter 16 सभी को यही लग रहा था कि राजकुमारी मीरा के ऐसे अचानक जाने से राजकुमार क्रोधित हो गए हैं। इसलिए वह भोजन कक्ष से बिना भोजन किया ही चले गए। जिसे सोच महाराज तेज प्रताप बहुत परेशान थे। वह किसी भी प्रकार से राजकुमार को क्रोधित नहीं करना चाहते थे। वहीं श्रद्धा जो अब तक गुस्से में आग बबूला हो गई थी, जब उसने अपने पिताजी को ऐसे परेशान होते हुए देख, उसने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा। उसने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा, पिताजी हमें लगता है राजकुमार आज हम सब से बहुत क्रोधित हुए हैं। हमने मीरा को कई बार समझाया है कि किसी के सामने ऐसा व्यवहार ना किया करें। ये सब हमारी गलती है, हम मीरा को एक अच्छी सीख नहीं दे पाए। ये सब कहते हुए श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, हम राजकुमार को थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, जिससे हमें ये तो पता चल गया है कि आज मीरा के व्यवहार ने उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। वही महाराज तेज प्रताप जो अभी तक सिर्फ राजकुमार पर ध्यान दे रहे थे, श्रद्धा की बातें सुन उन्हें मीरा पर और अधिक क्रोध आने लगा, जिसे देख सबसे छोटी रानी सुलोचना ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज मीरा अभी बच्ची है, उन्हें अभी अच्छे और बुरे की समझ नहीं। वही छोटी रानी को मीरा की साइड लेता देख श्रद्धा ने अपनी मां की तरफ कुछ इशारा किया, जिससे समझ बड़ी रानी ये थोड़े क्रोधित स्वर में कहती हैं, बच्ची नहीं है मीरा, अब वह 16 बरस की हो गई है। और देखो हमारी श्रद्धा को, वह भी तो छोटी है मीरा से, बस 2 बरस ही बड़ी है, लेकिन वह कितनी सौम्य और समझदार है। ये सब मीरा ने जानबूझकर किया है ताकि महाराज का अपमान हो सके। वह हमेशा ही ऐसी हरकतें करती रहती है। सभी बातों को सुन महाराज मीरा पर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें एक बार फिर सारी गलती राजकुमारी मीरा की ही लग रही थी। उन्होंने गुस्से में एक सिपाही को बुलाया, सब अचानक चुप हो गए। उन्होंने सिपाही से कहा, जब तक सूर्यगढ़ के राजकुमार हमारे यहाँ रहेंगे, तब तक के लिए राजकुमारी मीरा को उनके महल में बंद कर दो, वह कहीं भी आने जाने नहीं चाहिए। जिसे सुन वह सिपाही वहां से चला गया। तभी महारानी ने कहा, महाराज क्या आप बस इतनी ही सजा देंगे मीरा को, इससे तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे सुन महाराज ने कहा, हम उनकी सजा राजकुमार के यहाँ से जाने के बातें देंगे। जिसे सुन श्रद्धा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई है, यही तो वह चाहती थी। उसने अपने मन में कहा, अब पता चलेगा तुम्हें छोटी चुड़ैल, हमारे और राजकुमार के बीच में आने का दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। धीरे धीरे सभी अपने कक्ष में चले गए। वही छोटी रानी को मीरा की चिंता होने लगी थी। वह जानती थी मीरा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करती, जरूर आज मीरा के साथ कुछ हुआ था जिसे उन्होंने इस तरह बर्ताव किया। परंतु अब हालात उनके बस में नहीं थे। वह बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि उनकी बच्ची का ख्याल रखें। राजकुमार के कक्ष में राजकुमार अपना हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वह जिस समय से भोजन कक्ष से वापस आए थे, वह बस अपने दाएं हाथ को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे जिन्हें किसी के लिए समझना नामुमकिन था। वही उनके सामने राजकुमार शौर्य पिछले 1 घंटे से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों राजकुमार अपने हाथों को इतने ध्यान से देखे जा रहे हैं। अब वह परेशान हो गए थे। वह अपने स्थान से खड़े होकर राजकुमार की तरफ बढ़े और उनके दाएं हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहा, सूर्य आखिर क्या हो गया आपके हाथों को, जो आप इतने समय से इन्हें देख ही जा रहे हैं। वही युग के अचानक अपना हाथ पकड़ने से सूर्य अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से भरी नजर राजकुमार योग शौर्य पर डाली, जिससे कुछ समय के लिए राजकुमार शौर्य वही स्तंभ खड़े रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक कंपन पैदा हुई। उन्होंने थोड़ा हिम्मत करते हुए दोबारा राजकुमार से सवाल किया, सूर्य क्या आपके हाथों में कुछ है जिसे आप इतने ध्यान से देख रहे हैं। सूर्य ने कुछ समय राजकुमार शौर्य की तरफ देखा और कहा, आपने उनकी छुअन मिटा दी है। इतना कह राजकुमार अपने स्थान से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए। हैरान परेशान शौर्य को उनके तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार सूर्य ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वह पहले तो बिल्कुल ठीक थे, परंतु उनका बर्ताव कल रात के बाद बदलने लगा। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमारी मीरा की सच्चाई पता चलने के बाद उनके दोस्त मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो गए। ये ख्याल अपने मन में आते ही अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं यह नहीं हो
सकता मुझे जल्द से जल्द अपने प्रिय मित्र को यहाँ से वापस राज्य ले जाना होगा, कहीं मेरे दोस्त का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। मुझे जल्द से जल्द एक बड़े वेद की तलाश करनी होगी। इतना कह वह एक वेद की तलाश निकल गई। इस बात से अनजान कि उनके दोस्त को कोई बीमारी नहीं बल्कि राजकुमारी मीरा से प्रेम हो गया है। अब ये बातें अखंड ब्रह्मचारी को कौन समझाए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्य एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर ऊपर आसमान की तरह देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी मीरा, आपको जितना भगाना है भाग लीजिए, आना तो आपको हमारे पिंजरे में ही है। इतना कहें वह अजीब सी हंसी हंसने लगे। उनकी बातों में एक अजीब से दीवानापन, अहंकार और जुनून भरा था। उनकी आंखों में मीरा को अपने की लालसा साफ नजर आ रही थी, जो मीरा के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उन्होंने हंसना बंद किया और अपनी मुठ्ठियां कसते हुए, बस कुछ समय और फिर आप हमारी कैद में होंगी। बहुत शौक है ना आपको पंछी बनकर उड़ान का, तो इस पंछी के पर हम ही काटेंगे। आपने अच्छा नहीं किया हमें इस तरह अनदेखा करके। अब आपको जीवन भर हमें ही देखना होगा। इतना कहें अब एक राक्षसी हंसी हंसने लगे। तो क्या होगा मीरा के जीवन में आगे और क्या चाहते हैं राजकुमार सूर्य, मीरा से क्या इरादे हैं उनके, मीरा को लेकर क्या मीरा उनकी सच्चाई जान पाएगी या फंस जाएगी राजकुमार के जाल में। चैप्टर 17 तो दोस्तों, आप लोग मुझे से बार बार मेन लीड के बारे में पूछ रही है, तो आपकी सभी की परेशानियों को दूर करते हुए मैं आपको बता दूं कि सूर्य मेन लीड नहीं है, वह बस एक किरदार है जो राजकुमारी मीरा के प्यार में पागल है। और रही बात मीरा और मेन लीड की, तो मैं कुछ चैप्टर के बाद इन दोनों का सामना करवाने वाली हूं, क्योंकि अभी मीरा भीमपुर जैसे छोटे राज्य में है और हमारा मेन लीड बहुत शक्तिशाली और मीरा को टक्कर देने वाला होना चाहिए। इसलिए जब मीरा भीमपुर राजा से निकालकर अपने नए सफर पर निकलेगी, तभी उसकी और मेन लीड मुलाकात होगी। और आप चिंता मत कीजिए, हमारा मेन लीड बहुत हैंडसम, स्ट्रांग और एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। चैप्टर 17 अब आगे। इन सब बातों से अनजान मीरा जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी के पास बैठी अपने मन को शांत कर रही थी। अचानक मीरा के दिल में फिर से घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। वह जब से राजकुमार सूर्या से मिली है, तभी से ही उसका मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। तभी लुक्स की आवाज से मीरा अपने ख्यालों से बाहर आई। बोस, आप किस चीज के लिए इतनी परेशान हो रही है? जिसे सुन मीरा ने सामने बहती नदी को देखते हुए कहा, पता नहीं लुक्स, परंतु आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सूर्यगढ़ के राजकुमार में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसका मुझे देखना, मुझे छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस राजकुमार से मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। जिसे समझते हुए लुक्स ने मीरा से कहा, मैंने जितना इस राजकुमार के बारे में पता करने की कोशिश की है, वह सब बहुत कम है। मुझे लगता है अब मुझे राजकुमार सूर्या की पूरी जानकारी निकालनी होगी। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए सोचा, उसे अब राजकुमार सूर्य से दूर ही रहना था। उसने सूर्य के ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और लुक्स से सवाल किया, मुझे कब तक अपने दूसरे तत्व की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी? मैं ज्यादा समय इस राज्य में नहीं रुकना चाहती। जिसे सुन लुक्स ने हैरानी से कहा, बोस, आप कहीं जाने की योजना बना रही है? मीरा कुछ समय चुप रही और फिर बोले, हाँ, अगर मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है और अपने आप को ताकतवर बनाना है, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से निकालकर इस पूरी दुनिया को जानना है। हो सकता है मुझे खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान लोग मिल जाए। मुझे नहीं लगता यह अब मेरे लायक कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे राजा और उसके परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिन्होंने कभी अपनी बेटी को समझा नहीं, उसे मान सम्मान नहीं दिया। ऐसे लोगों के साथ मेरा ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है। लुकस चुपचाप मीरा की सारी बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद मीरा ने बोलना बंद कर दिया। तभी लुकस को कुछ याद आया। उसने मीरा से कहा, बोस, अगर आपको अधिक शक्तियां और ट्रेनिंग चाहिए, तो आपके यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में दाखिला लेना चाहिए। जिसे सुन मीरा ने पूछा, शिक्षा केंद्र? हाँ, यहाँ बहुत से ऐसी एकेडमी है जिसे आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ क्या मॉडल दुनिया की तरह स्कूल भी है? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मॉडर्न दुनिया में स्कूलों में भी होती है, पर यहाँ के स्कूलों में जादू से संबंधित शिक्षा नीति दी जाती है। यहाँ सभी के पास शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करना, यही स्कूल सीखते हैं।
लुकस की बातें सुन मीरा का ध्यान राजकुमार सूर्य से हट गया। उसने उत्सुकता से लुकास से पूछा, तो यहाँ कितने स्कूल है? लुक्स ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वैसे तो यहाँ छोटी छोटी बहुत से स्कूल से, पर यहाँ 3 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्कूल भी है, जिसे बहुत से महान लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्ध प्राप्त की है। अच्छा, और कहाँ है ये स्कूल? मीरा ने लुकस से सवाल किया। लॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, पहले एकेडमी सूर्यगढ़ राज्य में है, जिसका संचालन सूर्यगढ़ का राज परिवार करता है। ये तीसरी दर्जे की अकादमी है। इस अकादमी में आपके परिवार के कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, और अब तो राजकुमारी श्रद्धा और आपकी 2 छोटी बहनें इन्हीं अकादमी में शिक्षा प्राप्त कर रही है। दूसरी एकेडमी समुद्रगढ़ राज्य में है। ये राज्य पानी के अंदर बसा हुआ है। ये प्रसिद्ध में दूसरे स्थान पर है, जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसमें आपका सबसे बड़े भाई राजा के पहले बेटे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी इस राज्य में बहुत इज्जत की जाती है। तभी मीरा ने लुकस से पूछा, और पहले नंबर की अकादमी कहाँ है? जिसे सुन लुक्स कुछ देर शांत रहने के बाद आगे बोला, यह अकेडमी सबसे प्रसिद्ध उच्च और छिपी हुई अकेडमी है, जिस तक पहुंचने के लिए किस्मत और शक्ति दोनों का ही होना आवश्यक होता है। आसपास के किसी भी राज्य के में कोई भी इस अकादमी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने ही यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। यह अकेडमी भ्रम के जंगलों को पार कर उसकी एक ऊंची चोटी पर बादलों के बीच में स्थित है, जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। आज तक कई लोगों ने यहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु उन सभी की या मृत्यु हो गई या वह लोग कहीं गायब हो गए। किसी को नहीं पता वह लोग कहां गए। लुकस की सारी बातें सुन मेरा बहुत हैरान थी। उसे पता ही नहीं था इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां तक पहुंचना लोगों के लिए नामुमकिन हो। उसे यह जानकर भी काफी हैरानी हुई थी कि मीरा के परिवार के सभी सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर गए हैं। तभी उसने लुकस से सवाल किया, जब राज परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया है, तो मीरा आज तक बाहर क्यों नहीं गई? माही ने मीरा की यादों में कभी किसी स्कूल या ट्रेनिंग के बारे में नहीं देखा था। लॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, इन सभी अकादमी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास किसी तत्व की शक्ति होना आवश्यक है, और राजकुमारी मीरा के पास किसी भी तत्व की शक्ति नहीं थी। उनकी शक्तियों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी शक्तियां कभी जागृति ही नहीं हुई। जिसे सुन मीरा ने पूछा, किसने किया था यह मीरा के साथ? महारानी संतोषी ने। जब मीर 5 बरस की थी तभी महारानी संतोषी ने मीरा को एक जहर दिया था, जिस कारण मीरा की शक्तियां कभी जागृत ना हो। यहाँ सभी की शक्ति जागृत होने की एक खास उम्र होती है, परंतु राजकुमारी मीरा की शक्तियां उनकी उम्र से पहले ये जागृत हो गई थी, जो महारानी को रास नहीं आया। जिसे सुन मेरा ने गुस्से में कहा, इस मोटी औरत की प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये हर समय पर मीरा के पीछे पड़ी रहती? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर जहां तक मुझे मेरे सोर्स से पता चला है, महाराज तेज प्रताप सिंह अपनी दूसरी पत्नी यानी मीरा की मां से अत्यधिक प्रेम करते थे। महारानी के साथ उनका राजनीतिक विवाह हुआ था, परंतु मीरा की मां से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिस वजह से वह अपना सारा समय अपनी दूसरी पत्नी को दिया करते। मुझे पता चला है कि मीरा की मां की मृत्यु में कहीं ना कहीं महारानी का हाथ था। जब वह गर्भवती थी तो महारानी ने उन्हें एक खास तरह का जहर दिया था, जिससे मीरा और उसकी मां की वही मृत्यु हो जाए, परंतु मीरा इस हादसे में बच गई। मीरा की सारी कहानी सुन आज पहली बार माही की आंखों में आंसू आए थे। उसे नहीं पता था कि मेरा क्यों इस तरह डरी सहमी रहती थी, पर शायद आज माही को इसका कारण भी पता चल गया। उसे बड़ी रानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने मतलब के चलते किसी की जान ले ले? हाँ, माही ने अपने पिछले जन्म में बहुत से लोगों को मारा था, पर उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। चैप्टर 19 चैप्टर 18 अब आगे। मीरा के जीवन के बारे में जाने के बाद माही को महारानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बहुत शौक है ना इन दोनों माँ बेटियों को दूसरों के खिलाफ चाले चलने का। अब बस तुम दोनों इंतजार करो मेरी चाल का। अगर मैंने तुम दोनों का जीवन नर्क से बदतर ना कर दिया, तो मेरा नाम भी माही नहीं। मीरा का बदला तो मैं तुम लोगों से सूद समेत वापस लूंगी। इतना कह है मीरा मुस्कुराने लगी। कुछ तो चल रहा था माही के दिमाग में इस समय, जो महारानी और श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था।
अब आगे। अगली सुबह मीरा को महाराज के दिए हुए आदेश के बारे में पता चल गया था, पर इन सब से मीरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह अच्छा ही था कि वह राजा और उसके परिवार से दूर ही रहे। इस बहाने उसे राजकुमार सूर्य की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मीरा के ये कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। उसे ना तो राजा के परिवार का सामना करना पड़ा और ना ही राजकुमार सूर्य की शक्ल देखनी पड़ी। इन कुछ दिनों में मीरा अपने कक्ष में रहकर अपनी ट्रेनिंग को ही सारा समय दिया। इन कुछ दिनों में मीरा ने अपनी शक्तियों को काफी मजबूत कर लिया था। उसके वायु तत्व की शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी और अब वह अपने दूसरे तत्व की तरफ बढ़ने लगी थी। मीरा को लुक्स की मदद से ये भी पता लग गया था कि राजकुमार सूर्या मीरा का राज जान गए। जिस समय राजकुमार मीरा का पीछा कर रहे थे, उस समय मीरा को किसी का अपने पीछे होने का आभास हुआ था। इसलिए मीरा ने लुक्स की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है, जिससे मीरा को राजकुमार सूर्य के बारे में पता चला, जिस कारण मीरा ने कुछ दिनों तक बाहर जाना बंद कर दिया। अगर वह बाहर जाती तो पक्का उसे राजकुमार सूर्य का सामना करना पड़ता। आज की सुबह भी रोज की तरह ही थी। मीरा अपनी आंखें बंद किए हुए अपने ध्यान में बैठी हुई थी। वह रोशनियों की दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तभी अचानक मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा का ध्यान टूट उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखा और कहा अंदर आ जाए। जिसे सुन दरवाजा खुला तभी दरवाजे के बाहर से 3 लोग मीरा के कक्ष में आए, जिन्हें देखने की उम्मीद मीरा को बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत हैरान थी पर उसने यह बात अपने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। सामने महाराज तेज प्रताप सिंह, बड़ी रानी और उनके पीछे छोटी रानी सुलोचना थी। मीरा को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये 3 लोग उसके कक्ष में किस लिए आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे राजा तेज प्रताप सिंह को देखकर हुई। मीरा की यादों से उसे इतना तो पता चल गया था कि महाराज कभी भी मीरा के कक्ष में नहीं आए, तो आज अचानक उनका ऐसे आना मीरा को कुछ खटक रहा था। मीरा ने ध्यान से सबके चेहरे के भावों को समझने का प्रयास किया। राजा के चेहरे पर थोड़ी चिंता और बेचैनी के भाव थे। वहीं महारानी के चेहरे नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। अपना सर झुकाए खड़ी तीसरी रानी थोड़ी घबराए और डरी हुई लग रही थी। उन्होंने अपने पल्लू को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था, जिनसे उनकी घबराहट साफ समझी जा सकती थी। तीनों के चेहरे के भाव देखने के बाद मीरा को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसे जानने के लिए उसे इन तीनों के बोलने का इंतजार किया। तभी राजा ने आगे आते हुए कहा, मीरा हमारी प्रिय बिटिया, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वहीं राजा के मुंह से अपने लिए प्रिय बिटिया सुनकर मीरा को तो जैसे खून के उल्टी ही होने वाली थी। क्या ये बूढ़ा राजा अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे सकता? इसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ सकता था। पर मीरा ने अपने भावों को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मीरा के चेहरे पर इस समय शून्य भाव। उसने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, जिसे देख राजा ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा, हम आपके लिए राजकुमार सूर्य का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपका विवाह इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते थे, परंतु जब से हमें पता चला है कि आप राजकुमार सूर्य को पसंद करती है, इसलिए हमने राजकुमार सूर्य से बात कर आपका विवाह उनके साथ तय करवाया है। जिसे सुन मीरा का एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस सिचुएशन को समझे। सबको पता था कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्य और मीरा के बीच क्या हुआ था, और उसके बाद भी आज महाराज उसके लिए राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। परंतु उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही अलग अलग बातें कह रही थी। उनके जुबान बेशक ये बता रही हो कि उन्होंने मीरा के लिए राजकुमार से बात की है, परंतु उनकी आंखों में मीरा के रिश्ते की हाँ या ना का डर साफ दिखाई दे रहा था। जिसे देख मीरा को यह समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि यह सभी बातें बेशक राजा कह रहे हैं, परंतु ये शब्द राजकुमार के हैं। मीरा को पता था कि राजा सूर्यगढ़ से कितना डरते हैं, इसलिए उनकी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि राजकुमार के सामने ऐसा कुछ कह सके। तो तय था कि इस रिश्ता की बात जरूर राजकुमार सूर्य ने ही की है। मीरा शांति से राजा की बातें सुन रही थी। उस इस तरह चुप देखकर महाराज ने महारानी की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ महारानी अपना मुंह बनाते हुए मीरा की तरफ बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, पुत्री,
हमें पता है ये बात जानकर आप बहुत खुश होंगी और आपकी खुशी ध्यान में रखते हुए हमने आपका राजकुमार का विवाह 3 दिन बाद का रखवाया है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कुछ देर की शांति के बाद मीरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोग सत्य कह रहे हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार सूर्य के साथ होने जा रहा है? हमें ये रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। जिसे सुन सबने गहरी सांस ली। राजा छोटी रानी को अपने साथ इसलिए ही लाए थे कि अगर मीरा विवाह के लिए ना माने तो वह छोटी रानी की सहायता से मीरा को इस विवाह के लिए मना ले। चैप्टर 20 चैप्टर 19 अब आगे मीरा को इस रिश्ते के लिए हाँ करता देख महाराज, जो अभी तक परेशान थे कि कहीं मेरा इस रिश्ते के लिए मानना कर दे, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक मुस्कान के साथ मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें पता था हमारी पुत्री बहुत ही समझदार है। अब हम चलते हैं। हमें आपके विवाह की तैयारी करनी है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मांग सकती है। अब आपको अपने कक्ष में रहने की भी जरूरत नहीं है। आप बाहर आ जा सकती हैं। जिसे सुन मीरा ने एक झूठी मुस्कान दी। कुछ समय बाद कर वह तीनों लोग मीरा के कमरे से चले गए। तभी लुकस की आवाज मीरा के कानों में आई, बोस आप ये क्या करने जा रही है? आप जानती है ना राजकुमार सूर्य के क्या इरादे हैं आपको लेकर? मीरा जो अभी तक शांत खड़ी थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते मीरा अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने ऊपर छत की तरफ देखते हुए हंसना बंद किया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा मैं शादी करने जा रही हूँ? जिसे सुन लुक्स ने ना समझी में कहा, अभी तो अपने विवाह के लिए हाँ किया। हाँ तो मैंने की है, पर विवाह किसका होगा ये तो विवाह का दिन ही बताएगा। जिसे सुन लुक्स ने इरिटेट होते हुए कहा, बस क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी? क्यों आप बातों को गोल गोल घूम रही हैं? मीरा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लुक्स तुम्हें पता है ना मेरे पास एक और शक्ति है कि मैं अपने सामने खड़े इंसान के मन की बात सुन सकती हो और उसको छूने से उसका पेस्ट जान सकती हूँ। जिसे सुन लॉक्स ने हामी भरते हुए कहा, परंतु वह शक्ति तो अभी जागृत नहीं हुई है। 1 मिनट, क्या आपने अपनी इस शक्ति को जागृत कर लिया है? जिसे सुन मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ कुछ समय पहले ही मैंने अपनी इस शक्ति को जागृत किया। और तुम्हें पता है इसका पहला एक्सपेरिमेंट मैंने रानी पर किया, जिनकी यादों से मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि वह मेरा विवाह राजकुमार सूर्य से तो नहीं होने देगी। और यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम जानते हो ना श्रद्धा राजकुमार के प्यार में किस तरह पागल है। तो तुम्हें लगता है ये लोग इतनी आसानी से इस विवाह को होने देंगे? बस मुझे इन लोगों की चाल का इंतजार है और उसे चाल में फंसने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि उस चाल में फंसकर ही मैं इस राजमहल से भाग पाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने इस विवाह के लिए मना किया तो राजकुमार सूर्य जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेंगे जो अभी मेरी मौजूद शक्तियों के लिए अच्छी नहीं है। अभी मैं राजकुमार सूर्य का सामना नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, रानी और श्रद्धा की जाल के जरिए मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकती हूँ। कुछ समय लोगों से ऐसे ही बात करने के बाद मेरा फिर अपनी ध्यान में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ जब राजकुमार सूर्य को ये पता चला कि राजकुमारी मीरा उनसे विवाह करने के लिए मान गई है, जिसे सुन वह बहुत खुश हुए। उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक कि वह रुक गए और एक पागल आशिक की तरह उन्होंने अपने दाएं हाथ को चूमते हुए कहा, बस कुछ समय और उसके बाद आप हमारी बाहों में होंगी राजकुमारी, और इन बाहों की कैद से हम आपको कभी आज़ाद नहीं होने देंगे। बस कुछ समय और प्रतीक्षा करें हमारी, इसके पश्चात आप हमारी होंगी। आपकी सुंदरता, आपका वह बेबाक अंदाज, आपकी वह खूबसूरत आंखें सब हमारी होगी। हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई भी हमारे सिवाय देखना आपको देख ना सके। ये सब कहते हुए वह किसी संकीकी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देख युग को अब राजकुमारी मीरा के लिए डर लगने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि सूर्य राजकुमारी मीरा के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। युग शौर्य को इतना तो पता था कि अगर सूर्य को एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन राजकुमारी मीरा के लिए उनका यह पागलपन युग को कहीं ना कहीं राजकुमारी के लिए चिंतित कर रहा था। राजकुमार यज्ञ शौर्य दिल के बहुत ही और सभ्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। शायद इसी वजह से उन्हें मीरा के लिए इतना बुरा लग रहा था। वही राजकुमारी श्रद्धा के कक्ष में सारे कक्ष की हालत खराब थी।
कक्ष की हर एक वस्तु नष्ट हो गई थी। वही बिखरे हुए बिस्तर पर राजकुमारी श्रद्धा, जो इस समय किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। उनकी आंखों का काजल बहकर उनके चेहरे पर आ गया था, जिससे उनका चेहरा और अधिक बदसूरत लग रहा। उन्होंने अपने सारे गहने और वस्त्र को तहस नहस कर दिया था। वही श्रद्धा की सभी दासियां डर के मारे एक कोने में कर खड़ी थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजकुमारी के समक्ष जा सके। तभी राजकुमारी श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खुला और महारानी संतोषी ने कक्ष की हालत देखकर एक गहरी सांस ली। तभी उनकी नजर श्रद्धा पर गई, जिसके हाथों से इस समय खून बह रहा था, जिसे देख वह घबरा गई। उन्होंने चिल्लाते हुए एक दासी को मलहम तैयार करने के लिए कहा और जाकर श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ के सीने से लगते ही श्रद्धा फूटकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ, ये सब उसे छोटी चुड़ैल का किया हुआ। वह राजकुमार के सामने इसीलिए ही सज धज कर आई थी, ताकि वह उन्हें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर ले। माँ, अगर राजकुमार का विवाह मीरा से हुआ तो हम अपनी जान ले लेंगे। जिसे सुन महारानी संतोषी ने श्रद्धा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो पुत्री, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। जिस तरह हम अपने प्रेम के लिए तड़पे हैं, हम तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। और रही बात मरने की, तो मारेगी वह कुत्तिया जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीन की कोशिश की है। बरसों पहले उसकी माँ ने हमारा प्रेम छीना था और आज उसकी बेटी हमारी बेटी का प्रेम छीनने की कोशिश कर रही है। उसे समय हम कुछ नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये कहते हुए रानी की आंखों में मीरा के लिए बेइंतहा नफरत थी। महारानी ने श्रद्धा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है? हम उनका विवाह कभी भी राजकुमार से नहीं होने देंगे। राजकुमार सूर्या का विवाह आपके साथ ही होगा। जिसे सुन मीरा की आंखें चमक उठी। उसने महारानी के गले लगते हुए कहा, माँ, क्या आप सत्य कह रही हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार के शादी होगा? क्या हम ही सूर्यगढ़ की रानी बनेंगे? इस पर महारानी ने हामी भरी। विवाह का समय 3 दिन बाद का था। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह का विवाह भीमपुर राजा की छोटी राजकुमारी मीरा से हो रहा है। ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली थी। सभी ने यही सुना था। सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह राजकुमारी मीरा को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने भरी सभा में उनका अपमान किया। फिर अब राजकुमारी मीरा के साथ उनके विवाह की खबर, इस बारे में जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे कि आखिर राजमहल में चल क्या रहा है। इसलिए सभी से विवाह समारोह में शामिल होना चाहते थे। महाराज तेज प्रताप भी बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उनका रिश्ता सूर्यगढ़ राज्य जैसे भाव राज्य के साथ जुड़ने जा रहा है, जिनसे उनकी शक्तियों में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। उन्हें अब अपनी से बड़ी रियासत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह सूर्यगढ़ गढ़ जैसी एक बड़ी रियासत के रिश्तेदार बनने वाले थे। जिस वजह से उन्होंने अपने आसपास के सभी रियासतों, अपने मित्र, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण भेजा। वह सभी को अपनी बढ़ती शक्तियां और वैभव दिखाना चाहते थे। राजमहल को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजा दिया गया था। हर तरफ चकाचौंध से भारी रोशनी चमक रही थी। ये सभी तैयारी महाराजा ने बहुत ही उच्च स्तर पर करवाई थी, ताकि लोग उनका वैभव और शानो शौकत देख सके। वहीं दूसरी तरफ मीरा के कक्ष। मीरा इन 3 दिनों में अपने कक्ष से एक बार भी बाहर नहीं दिखाई दी। जब सारी औरतें उन्हें हल्दी और मेहंदी लगाने आई तो मीरा ने उन्हें हल्दी और मेहंदी से एक भयंकर बीमारी कहकर इस रस्मों को टाल दिया, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसे प्रयोग करके भी दिखाया। जिसके बाद किसी ने भी उन्हें रस्मों के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी महारानी इस विवाह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस किसी भी प्रकार इस विवाह को रोकने की योजनाओं में लगी हुई थी। आज विवाह का दिन था। मीरा अपने कमरे में अपने कुछ जरूरी सामान को एक बड़े से थैले में डाल रही थी। उसने अपने आगे आने वाले सफर में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसे थैले में डाल लिया। तभी उसने एक जादुई स्टोरेज रिंग बाहर निकाली और अपना सभी सामान उसमें डाल दिया। ये स्टोरेज रिंग मीरा ने इन 2 दिनों में छुप छुप कर राजमहल से बाहर जाकर एक व्यापारी से उच्च दम पर खरीदी, जिसमें मीरा का काफी धन लगा। पर अब मीरा को इस बात की शांति थी
कि उसका धन सही जगह पर लगा है। उसने इस अंगूठी में पहले ही बाजार से खरीदी हुई कुछ वस्तुएं, कपड़े और खाने पीने का सामान डाल दिया था। परंतु अभी भी स्टोरेज अंगूठी में बहुत सा स्थान खाली पड़ा हुआ था, जिसमें मीरा और अधिक वस्तुएं डाल सकती थी। वैसे तो उसे यकीन नहीं था कि यह पुरानी अंगूठी उसके इतने काम आएगी। उसे लगा शायद उसे व्यापारी ने उसे ठग लिया है। परंतु उसका प्रयोग करने के बाद मीरा को इस बात की शांति हुई कि उसने सही वस्तु को खरीदा है। उसने राजमहल से अपने जमा किए हुए कुछ पैसे, अपने कुछ कीमती हथियार जो उसने स्वयं बनाए थे, यही सब मीरा ने राजमहल से लिया था। उसने अपने वस्त्र और या किसी और आभूषण को हाथ नहीं लगाया, ताकि किसी को भी उसे पर शक ना हो। वह भी अपना सामान डाल ही रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा सतर्क हो गई। उसने जल्दी से सभी सामग्री को स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर महारानी संतोषी और श्रद्धा खड़े थे। उनकी नज़र सामने बैठ मीरा पर गई, जिसने एक सुंदर हैवी एम्ब्रॉयडरी का लहंगा पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार, कानों में झुमकई, माथे पर मांग टीका और नाक में एक सुंदर सी नाथ हल्के से मेकअप के साथ। मीरा बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजर आ रही थी। एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसको अगर कोई एक नज़र देख ले तो वह अपनी नज़रें हटाना ही भूल जाए। मीरा का ये रूप देखकर श्रद्धा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, जिसे समझा मर। श्रद्धा शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए मीरा की तरफ देखा। महारानी ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा पुत्री, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी की नज़र ना लगे, इतना कह उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर मीरा को लगा दिया, जिसे देख मीरा बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए महारानी से कहा, क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं बड़ी माँ? आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी आंखों के कोने से श्रद्धा की तरफ देखा, जो अभी खुश होने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिसे देख मीरा ने कुछ सोचा। फिर उसने अपने गले के हार को महारानी को दिखाते हुए कहा, बड़ी माँ, ये देखिए, ये राजकुमार ने हमारे लिए भेजा है। वह कह रहे थे कि इसमें हम बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए उनकी पसंद कितनी अच्छी है। इतना कह मीरा शर्माने लगी। उसको इस तरह शर्माता देख श्रद्धा, जो अब तक अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, वह गुस्से में पागल हो गई थी। वह आगे बढ़कर अभी उसे हर को खींचने तोड़ना वाली थी कि तभी महारानी ने एक बार फिर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और अपनी आंखों से श्रद्धा को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, ये तो बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। सच में राजकुमार आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरे हाँ, हम तो बात बातों में भूल ही गए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। इतना कह उन्होंने ताली बजाई, जिससे दो दासियां, जिनके हाथों में दो बड़ी सी थाल थी, वह सर झुकाकर कमरे के अंदर आए और उसे थाल को वहां रख चली गई। उसे थाल को देख श्रद्धा की आंखें चमक उठी। उसके सारा गुस्सा, सारी नफरत एक मिनट में हंस गायब हो गई। उसने आगे बढ़ाकर उसे थाल से कपड़ा हटाते हुए अपने हाथ में एक कटोरी लेकर मीरा की तरफ बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा, तुम्हें बचपन से ही मूंग का दाल का हलवा बहुत पसंद है ना? इसलिए आज माँ ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये तैयार किया है। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, हम आपको और ज्यादा प्यार और समय देना चाहते थे, परंतु अब लगता है हम वह भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी छोटी बहन का विवाह है। उसके बाद आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगी। इसलिए हमने आखिरी बार आपके लिए बहुत प्यार से कुछ बनाया है। हमें पता है हमारे बीच बहुत गिले शिकवे रहे हैं। जिन्हें दूर करने के लिए हमने आज इस मीठे का सहारा लिया है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत खाना। इतना कह उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बड़ी बहन, यह आपने इतने प्यार से बनाया है, हम कैसे मना कर सकते हैं। और वैसे भी मूंग दाल का हलवा तो हमारा पसंदीदा मीठा है। जिसे सुन श्रद्धा ने उसे कटोरी को मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने खुशी खुशी उसे हलवे को खाने लगी। वही महारानी और श्रद्धा की नज़र मीरा पर ही बनी हुई थी। अपना काम होता देख दोनों के चेहरे, जो अभी तक उदास थे, उस पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी।